एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। आपको बता दूं, अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सी यू ई टी एग्जामिनेशन। तो आपके सी यू ई टी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा होता क्या है? सबसे पहले, व्हाट इज़ अलजेब्रा? क्योंकि बहुत से लोग अलजेब्रा तो पढ़ लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो सबको पता है कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स में आता है। दैट डील्स विथ वेरिएबल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स। मतलब अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि वेरिएबल से डील करता है। और ये वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। सबसे फेमस वेरिएबल है लेट, एक्स, वाई, ए, बी। ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स से। तो आपको पता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। And the arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division across these symbols। मतलब क्या है कि इन सिंबल्स, ये तो सिंबल्स तो होते हैं, इनको सिंबल्स भी बोलते हैं। ये जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम सिंबल्स भी बोलते हैं। क्या लिखा है? दीज सिंबल्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यूज एंड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स भी बोलते हैं। तो ये सिंबल्स जो क्या लिखा है, इसमें ये भी लिखा है, पढ़िए ध्यान से। एंड दी अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? सिंबल्स के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होने चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल, ये सब क्या है आपके? ये सब अलजेब्रा के पार्ट हैं। देखिए, इसमें लिखा भी है कि दिस सिंबल्स आर मैनिपुलेटेड थ्रू वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इनको हम मैनिपुलेट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, विथ एन एम टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल्स मतलब सिंबल्स को अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे दिखता है? जैसे 5x प्लस 4 = 34 दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह रहा है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि ये एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि 5x+4, मैंने अगर लिख दिया ये 5x+4, तो ये एक अलजेब्राइक लीनियर एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपका? अलजेब्राइक लीनियर एक्सप्रेशन है। और ये क्या है? ये है अल्जेब्राइक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? एक्सप्रेशन में कोई इक्वालिटी का साइन नहीं आता है। एक्सप्रेशन डू नॉट इंक्लूड इक्वालिटी साइन, वेयर एज इन इक्वेशन यू विल सी एन इक्वालिटी साइन। एक इक्वालिटी साइन अगर आपको दिख गया किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, वो एक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन को पढ़िए ध्यान से। हर वर्ड का मीनिंग उसके उस वर्ड में ही लिखा होता है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है? हम इक्वेट करते हैं। इक्वेशन में हम करते क्या हैं? इक्वेट करते हैं। एलएचएस को आरएचएस के बराबर इक्वेट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना। और ये क्या है? एक्सप्रेशन है। मतलब सिर्फ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको इक्वेट नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको सिर्फ समझा रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं।
क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फॉर द वेरिएबल एक्स, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ समझा सकते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर सकते एक्सप्रेशन को। लेकिन इक्वेशन को हम यहाँ पे एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इसको इक्वेट कर दिया है। अब देखिए 5 क्या है, 5 आपका कोफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है एंड दैट इज एक्स। तो ये हमारा एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अब ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है। 4 क्या है, कांस्टेंट है। 34 क्या है, कांस्टेंट है। तो एक वेरिएबल है, एक कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है, और आपके यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं। ओके, अब ये मत बोलना सर 5 भी तो एक नंबर है तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन 5 एक्स के साथ आ रहा है। अगर 5 कहीं अकेला आएगा तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन अगर 5 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, कोई भी, जैसे मान लो 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे बना दूं 34y+5 = 90, तो यहाँ पे 34 क्या है, यहाँ पे 34 आपका कोफिशिएंट है। ये क्या है, कोफिशिएंट। और ऊपर वाले इक्वेशन में आपका 34 क्या है, 34 आपका एक कांस्टेंट है। तो फर्क समझिए कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू कब कोफिशिएंट कहलाता है और कब कांस्टेंट कहलाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड कांस्टेंट। अभी मैंने बताया क्या कि 3x+5y=7 दे रखा है। तो ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है। देखिए एक वेरिएबल, इसमें कितना क्या है, वेरिएबल x, और y क्या है, वेरिएबल x और y क्या है, वेरिएबल है। कॉमा अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे प्लस क्या है, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपका, क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 है। और 3 और 5 क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। ओके, इसमें आगे पढ़ते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितने टर्म है, एक दो, देखिए 3x+5y-7, ठीक, -7, ये हमारा एक्सप्रेशन है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ये हमने इक्वेशन लिख दिया है, एक्चुअली एक्सप्रेशन लिखना था हमें। तो एक्सप्रेशन सिर्फ क्या होगा, एक्सप्रेशन को हम इक्वेट नहीं करते, इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। ये है एक्सप्रेशन, सिर्फ हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसमें क्या कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म। ऑब्वियस सी बात है, टर्म कैसे काउंट करते हैं, टर्म, ईच टर्म इज सेपरेटेड बाय ऑपरेटर। अब ये एक पूरा एक टर्म है, और इस टर्म को सेपरेट किया जा रहा है दूसरे टर्म से बाय एन ऑपरेटर प्लस। तो ये पहला हो गया, पहला टर्म। 5y आपका दूसरा टर्म है, और तीसरा टर्म क्या है, जो कि माइनस ऑपरेटर साइन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा टर्म। तो क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म, मतलब ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक टर्म है। ओके, so which are separated from one another by an arithmetic operation such as plus, minus, division and multiplication। तो इसमें क्या कह रहा है कि हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन साइन के द्वारा क्या होता है, सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6a, 8b, -4c, 9x, ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि 5 टर्म से कंसिस्ट होता है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स। सो देयर आर 5 टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड ईच टर्म आर सेपरेटेड बाय एन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये टर्म एक अरिथमेटिक ऑपरेटर से सेपरेट होता है। कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे,
अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो n-1 अरिथमेटिक ऑपरेटर के होगा उनके बीच। जैसे इसमें कितने टर्म हैं, आपके इसमें 5 टर्म हैं, तो 5 टर्म है तो 5-1 4, तो 4 कितने हो गए आपके ऑपरेटर। एक्सप्रेशंस आर जनरली सिंपल और कंपाउंड। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन किसी भी एक्सप्रेशन को हम या तो दो टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो वो सिंपल एक्सप्रेशन कहलाएगा, या अगर वो सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो कहलाएगा कंपाउंड एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन या तो सिंपल होगा नहीं तो कंपाउंड होगा। अब देखते हैं सिंपल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो सिंपल एक्सप्रेशंस आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म्स। तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल एक्सप्रेशन। जैसे 6x, 7a, 8y, ये सारे के सारे, तो ये जो सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं ये क्या हैं, ये सिंपल एक्सप्रेशन है, क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से बन रहे हैं। तो सिंपल एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोमियल एक्सप्रेशन। इन सभी एक्सप्रेशन को 6x, 7y, 8y, ये क्या है, इनको सिंपल एक्सप्रेशन तो बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब आता है कंपाउंड एक्सप्रेशन आर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। अगर आप इस एग्जाम्पल में जितने भी एक्सप्रेशन को आप देखिए, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कंपाउंड एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा टर्म से मिले हुए से बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म से बने हुए हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पर्टिकुलर जो एक एक्सप्रेशन है अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वो क्या होता है वो 5 टर्म से बना है। ओके, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो 2 टर्म से। चलिए अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है दी वर्ड पॉली मीन्स मेनी। पॉली मतलब होता है मेनी एंड नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स, बहुत से बहुत टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा टर्म। अब मेनी टर्म हो गया तो पॉलिनोमियल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि देखिए, जैसे अभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 5y - 7, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, पॉली मीन्स मेनी टर्म, इसमें 1 2 3 टर्म है, तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें मेनी टर्म्स है मतलब 3 टर्म्स हैं, तो मेनी मतलब जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो वो क्या कहलाएगा, मेनी टर्म। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आपका एक डाउट आएगा, सर जब ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब सारे के सारे अगर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, तो फिर पॉलिनोमियल एक अलग नाम रखने की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं कि सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सारे पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन, मतलब ऑल पॉलिनोमियल, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, but vice versa is not correct, but vice versa is not correct। मतलब सारे पॉलिनोमियल्स तो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, या यहाँ पे लिख दीजिए बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बट ऑल अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल।
सारे के सारे पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं क्या? नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। In particular, for an expression to be polynomial, it must contain no square root of variables, no fractional or negative powers on the variable, and no variables in the denominators of any fraction, and no variables in the denominator of any fraction. इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये पॉलिनोमियल भी है, एक्सप्रेशन भी है, लेकिन 3/x प्लस 5y-7 ये आपका एक्सप्रेशन तो है, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी भी आपका डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डिनोमिनेटर में, पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। x की पावर 3/2 प्लस वाई प्लस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में सभी वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब पॉलिनोमियल के सभी वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। 100 बात की एक बात कि वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि नो स्क्वायर रूट, नो फ्रैक्शन, नो निगेटिव पावर, इन सब की बात है सिंपल सी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या ये इंटीजर है x की पावर 3/2? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है इंटीजर। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए अगेन, मैंने क्या बोला? नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब नॉन निगेटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या है? निगेटिव इंटीजर, मतलब जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है? एक निगेटिव इंटीजर है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगेन, वेरिएबल आपका कहाँ पे आ गया? डिनोमिनेटर में, तो नॉन निगेटिव इंटीजर। ये रूट में आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया पावर, नॉट ए पॉलिनोमियल। 6x², यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और यस और नो, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। क्यों? पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर से डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा एक नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या बोला? ध्यान से सुनिए, वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वेरिएबल का। तो सबसे पहले हम वेरिएबल पे फोकस करते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज एक्स। एक्स की पावर कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। कांस्टेंट में मत जाइए, सिर्फ आपको किस पे जाना है? आपको जाना है वेरिएबल पे। तो पॉलिनोमियल का हमने मतलब समझ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यस, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। लाइक मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं, 5x प्लस 6y, ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब जो इसमें तीन टर्म होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो? तीन टर्म हो, उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल। बहुत इजी है ये सारे। Polynomial, degree of the polynomial is highest exponent of any variable of the given polynomial. Degree of the polynomial is highest exponent of any variable of the given polynomial. किसी भी given polynomial में, जो किसी भी given polynomial में
एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट पावर होता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द एंटायर पॉलिनोमियल। अब जैसे देखिए इस पॉलिनोमियल में क्या है, इस पॉलिनोमियल जो है ये एक ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है। नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे देखिए तो इसमें 4 टर्म है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक टाइप का है, दैट इज एक्स। और एक्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको दिख रहा होगा एक्स टू द पावर 5, एक्स रेज टू द पावर 5। इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे कि ये एक डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है। क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? यस, हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा, कि सारे के सारे पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती हैं उनकी जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। आपने सुना होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 5x-6, 3x+5y, ये क्या है, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल लीनियर हैं। क्यों? क्योंकि इन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x एंड y है उनकी पावर क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल पावर या हाईएस्ट पावर इन द एंटायर पॉलिनोमियल, दैट इज 1। दैट इज वाई दे आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने क्या बताया कि इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को जब हम किसी एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू के बराबर इक्वेट करते हैं, जब हम किसी एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर इक्वेट कर दें तो हमारा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, किसी के बराबर इक्वेट करना, किसी के बराबर इक्वल करना। मतलब एक्सप्रेशन को जब आप जीरो के बराबर इक्वल कर देते हो, जब जीरो से इक्वेट करते हो उसको, जब वो जीरो के बराबर आप कर देते हो किसी एक्सप्रेशन को, तो आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके। अगर मैं सिर्फ इतनी पार्ट के बारे में बात करूं तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन। और जब मैंने इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर जैसे ही इक्वेट किया तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसको आप क्वाड्रेटिक एक्स आप ये भी बोल सकते हैं, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एन एल्जेब्राइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, ये बात अलग है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक क्या है कि ये सॉरी अ वेरिएबल इन टू पॉलिनो। देखिए ये क्या है मेरा, ये है आपका एक पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, और ये है आपका एक पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब जिसकी पावर क्या हो, जिस मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर 3 हो। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है या एक क्यूबिक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट एन इक्वेशन। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरोज मतलब क्या होते हैं? ए रियल नंबर ए is called a zero of the polynomial p of x if p of a equal to जीरो। मतलब एक वेरिएबल, मान लीजिए p of x एक वेरिएबल है, मैं इसी सॉरी p of x एक पॉलिनोमियल है, और मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इस पॉलिनोमियल को क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि ये p of x है। लेट सपोज, या रहने दीजिए, मैं इसको मान देता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है, इज ए पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है। अब कह रहा है कि एक रियल नंबर a है इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अगर p ऑफ a क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो यहां से a की क्या क्या वैल्यू आ रही है, यहां से a की वैल्यू आएगी, टू और थ्री, टू और थ्री। तो मतलब क्या है, हमको पता है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, दो जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, अगर वो रियल और उसके रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में क्या होगा कि p ऑफ टू क्या हो जाएगा, p ऑफ टू जीरो हो जाएगा और p ऑफ थ्री भी जीरो होगा। तो ए क्या हो गया, मतलब इसमें ये एक, मैं जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं इसके दो जीरोज हैं, एक है टू, एक है थ्री, बिकॉज पी ऑफ टू क्या हो रहा है, जीरो। पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो। जैसे पी ऑफ थ्री, मतलब जैसे पॉलिनोमियल में एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह थ्री आप पुट करोगे, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। जीरोज मतलब रूट्स, रूट्स मतलब जहां पे एक्स एक्सिस को, जहां पे फॉर ए पर्टिकुलर एक्स आपका वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। इन अदर वर्ड उसको हम रूट्स बोलते हैं। अभी देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ये मैंने सपोज कर दीजिए, मैंने लिख लिया एक्सप्रेशन और ये हो गया इक्वेशन। अभी अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को, अभी ये एक एक्सप्रेशन हो गया, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आप जैसे जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। मतलब आपने इक्वेट कर दिया है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वेरिएबल एक्स या फॉर द वेरिएबल वाई या एक्स वाई और व्हाट्सोएवर। लेकिन सिंस ये एक्सप्रेशन है, इसको हम सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके। अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। ओके, चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे लीनियर इक्वेशन के ऊपर। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज द एक्सप्रेशन 5x² माइनस 3√x इज ए पॉलिनोमियल? नो। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर की बात करें यहाँ पे एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2, और ये पावर 1/2 क्या हो गया, एक फ्रैक्शनल पावर हो गया, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब हमें पता है कि इक्वेशन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं ताकि उसे हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सके फॉर द वेरिएबल, फॉर द गिवन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में गिवन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर इक्वेट करके इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए 3x प्लस 15 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, क्योंकि जब 15 इधर आएगा राइट हैंड साइड, इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड जब आएगा तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ गई 45, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1515 आ गई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगेन अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अभी जो हमने देखा था वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई, या इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे कर देते हैं 1 मिनट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। पहले मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। अब देखिए 2x प्लस 3y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, बिकॉज मैंने इक्वेशन 1 को छेड़ा नहीं है, अभी इसमें कोई बदलाव मैंने नहीं किया, तो वो एज इट इज़ आ गया। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये कितना आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा। यहाँ से x मेरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली है, एंड दैट इज 4। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने और अगले क्वेश्चन की साइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 15y इक्वल टू 25। अगेन अभी हमने जैसे सॉल्व किया था सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। इक्वल टू 6, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक, तो ये जो इक्वेशन था आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन जो है, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम है। आप बोलोगे सर सेम कैसे हो गए, इक्वेशन जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं x और y में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जिसका क्या होता है, स्लोप होता है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसकी स्लोप कितना है, y इक्वल टू माइनस, देखो 4y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 है, तो y इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 3/2। तो ये जो -1/2 बतला रहा है, ये क्या बतलाता है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। ओके, यहाँ पे इससे इस इक्वेशन से मैं निकालता हूँ स्लोप, 2y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -1/2x प्लस 3/2। अब देखिए दोनों दोनों लाइन का इक्वेशन सेम आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है mx प्लस सी।
एम क्या होता है? एम होता है स्लोप, मतलब टेन थीटा ऑफ द पर्टिकुलर लाइन, और सी होता है कांस्टेंट। तो आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों में वाई में क्या है? स्लोप भी कॉन्स्ट आपका सेम है, और सी दैट इज कांस्टेंट वो भी सेम है। इसीलिए कह रहा था मैं कि ये लाइन या ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, दोनों क्या है? सेम है। अब सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन मेरा आ गया आपका ये वाला, इसको हटा दीजिए। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 15y इक्वल टू 25। ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया 3x प्लस 6y इक्वल टू 9, और दूसरा हो गया आपका 3x प्लस 15y इक्वल टू 25। अब इसमें क्या करना है? इसको मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड। अब क्या करना है? 1 - 2 करना है। तो जैसे आप माइनस जैसे आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये हो गया 0, ये हो गया 9y, और ये हो गया आपका 16 हो गया। तो y इक्वल टू हो गया 16/9। और आई थिंक हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो y कितनी हो जाएगी? 16/9 हो जाएगा। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस लेक्चर में हम कुछ आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। चलिए। मोहन्स मदर इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन। तो लेट एज्यूम करते हैं कि मोहन का जो एज है वो कितना है? स्मॉल एम है। क्या कह रहा है कि मोहन की जो मदर हैं उनका एज कितना है? 3 times। तो मोहन की जो मदर है, कैपिटल एम मानता हूँ, वो 3 टाइम ऑफ 3m है। सो आफ्टर 6 ईयर हिज मदर विल बी 2 times। आफ्टर 6 ईयर प्लस 6, एम प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा? एम प्लस 6 हो जाएगा ये भी। अब क्या कह रही है कि 2 times हिज मदर विल बी टू आफ्टर 6 ईयर्स हिज मदर विल बी 2 times एज ओल्ड एज ही विल बी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 times ऑफ ये हो जाएगा। अब दो, फाइंड द एज ऑफ मोहन, मतलब मुझे एम निकालना है, स्मॉल एम। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कैपिटल एम की जगह यहाँ पे लिख दूँ 3m प्लस 6, तो आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे स्मॉल एम में क्या आ गया आपका? एक यहाँ पे स्मॉल एम में आपका क्या आ गया? आपका एक लीनियर इक्वेशन आ गया इन स्मॉल एम। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन में कैसे यूज होता है लीनियर इक्वेशन। तो ये कितना हो गया? 3m प्लस 6 इक्वल टू 2m प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से m कितना आ गया? m आ गया 6 ईयर्स। तो करेंट एज जो होगा m का वो कितना होगा? 6 ईयर होगा। और कभी भी आपसे क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ कहता है कि फाइंड द एज ऑफ मोहन, मतलब वो प्रेजेंट एज के बारे में कह रहा है। और जैसे ये कह रहा है कि मोहन एज इज 3 times एज ओल्ड एज एम, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंटली मोहन जो है वो, सॉरी, मोहन की जो मदर है वो मोहन से 3 गुना एज है। मोहन की मदर का एज मोहन से 3 गुना है। मोहन की 3 गुना है वो। अब देखिए, लेकिन मेरे पास ना इस ये मेथड नंबर, अगर मैं इसको M1 मान लेता हूं, तो मेरे पास इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। देखिए कैसे करना है। प्रेजेंट में क्या है? कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम मतलब मोहन की मदर का एज, मोहन्स मदर एज। ऐसे आपको लिखना नहीं, यहाँ तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट लिखिए कैपिटल एम मतलब जिसकी एज ज़्यादा है, स्मॉल एम मतलब जिसका एज कम है। क्या कह रहा है? 3:1 है। आफ्टर 6 ईयर प्लस 6 अब क्या कह रहा है कि मोहन की जो मदर है उनका एज 2:1 हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर। एक बात बताइए कि एट प्रेजेंट
अगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोहन की मदर का एज मान लीजिए 30 ईयर है, और मोहन का जो एज है वो है 10 ईयर, लेट सपोज, सपोज कीजिए 30 है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ। तो अभी जो मोहन और मोहन की मदर के एज के बीच जो गैप है 20 ईयर्स का, ये गैप आज भी है और आने वाले फ्यूचर में भी होगा, और इससे पास्ट में भी इनके बीच का गैप जो होगा वो 20 ईयर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में जितना एज मोहन की मदर का बढ़ेगा उतना ही मोहन का बढ़ेगा। मोहन और मोहन की मदर का एज तो साथ में ही बढ़ेगा ना दोनों का। अगर आज मोहन की मदर का एज 30 है 2025 में, तो ऑब्वियस सी बात है आगे एक साल बाद मोहन की मदर का एज 31 हो जाएगा और मोहन का भी एज बढ़ के 11 हो जाएगा। बट अभी भी अगले साल 2026 में भी मोहन और मोहन की मदर के एज के जो डिफरेंस है ना, वो 20 ईयर्स ही रहने वाला है। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में कि मैं ऐसा कहना क्यों चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करूँ, रेशियो में, तो मोहन और मोहन की मदर के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2 यूनिट, और यहाँ पे जो डिफरेंस वो है 1 यूनिट। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 यूनिट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेशियो क्या बन जाएगा, 4:2 बन जाएगा। ठीक। तो एक यूनिट से 2 यूनिट पे आने में कितना टाइम लग रहा है, 6 ईयर्स। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 ईयर्स होगी। और प्रेजेंट में जो मोहन का जो एज है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 ईयर्स। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ रेशियो। है रेशियो के हेल्प से आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है सॉल्व करना। अभी ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको हो सकता है कि ये रेशियो वाला मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट लगे एज कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन वाला मेथड से, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो इस तरह से। लेकिन अगर बार बार आप ना रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, तो रेशियो वाला मेथड आपको सबसे बेहतरीन मेथड लगेगा। क्योंकि अभी क्या है, इक्वेशन इजी है, इसीलिए आप लीनियर इक्वेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसा गंदा सा क्वेश्चन दे देता है जिसमें लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है सॉल्व। तो आपका सारे एज वाले प्रॉब्लम सारे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। बट हमारा टारगेट या हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तभी हम कंपटीशन में दूसरे बच्चे से आगे रह पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको रेशियो वाले मेथड से करते हैं। क्या क्या कह रहा है, 6 ईयर्स एगो राम वॉज थ्राइस द एज ऑफ श्याम। राम और ये है श्याम। तो 6 ईयर्स एगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि राम वॉज थ्राइस मतलब 3:1, एंड आफ्टर 6 ईयर। अब देखिए 6 ईयर एगो की बात कर रहा है, मतलब आज से, प्रेजेंट से 6 ईयर एगो की बात कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स मतलब आज से मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद, और 6 ईयर एगो मतलब आज से मतलब प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात। तो अभी क्या चल रहा है, सपोज कि प्रेजेंट में चल रहा है 2025, तो आज से 6 साल पहले कितना होगा, 2019, और आज से 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 2031। तो 2019 और 31 में कितने साल का गैप है, 12 ईयर्स का। ठीक। तो प्रेजेंट क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ राम और श्याम का प्रेजेंट एज मैंने मान लिया एक्स और वाई। अब क्या कह रहा है कि राम और श्याम का जो सिक्स आफ्टर 6 ईयर राम विल बी 2 टाइम्स ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। तो आफ्टर 6 ईयर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2:1। अगेन हमने क्या बोला, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेशियो में क्या करना होता है कि जो राम और श्याम के बीच का जो एज है वो फिक्स, वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर राम और श्याम में पास में 2 यूनिट का गैप है, तो फ्यूचर में भी ये 2 यूनिट होना चाहिए। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, जो गैप है राम और श्याम के एज में उसको 2 यूनिट कर लेते हैं, क्योंकि ये गैप हमेशा सेम रहना चाहिए। अभी आपको मैंने एग्जांपल लिया था मोहन और मोहन की मदर की एज का,
कि उनके बीच अगर 20 ईयर्स का गैप है तो वो गैप 20 ईयर्स का हमेशा और हमेशा रहेगा। तो अब देखिए, 1 से 2 यूनिट होने में कितना टाइम लग रहा है? 12 ईयर्स का टाइम लग रहा है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू होगी 12 ईयर्स के बराबर। तो अगर श्याम की बात करें तो मतलब पास्ट में श्याम की जो एज है 1 यूनिट, मतलब 12 ईयर्स था श्याम का एज। कब? आज से 6 साल पहले। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा श्याम का एज? 12 + 6, दैट विल बी 18। तो 18 ईयर्स होगा श्याम का एज। ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दूसरा तरीका है वही लीनियर इक्वेशन वाला। क्या कह रहा है कि राम जो है, मान लो राम का एज मैंने मान लिया x और श्याम का एज मैंने मान लिया y। तो क्या कह रहा है कि राम वॉज थ्राइस द एज ऑफ श्याम। ऐसे करते हैं, x और y नहीं मानते हम इसको, और इजी करने के लिए ना r और s ले लेते हैं। तो राम वॉज थ्राइस द एज ऑफ श्याम, मतलब r = 3s, एंड आफ्टर 6 ईयर्स राम विल बी, बिफोर 6 ईयर कह रहा है देखो। तो r - 6 = 3 × s - 6 पहला इक्वेशन बनेगा। एंड आफ्टर 6 ईयर मतलब r + 6 = 2 × s + 6। तो अब देखिए यहाँ पे मैं r को, पहले इक्वेशन, दो इक्वेशन बन रहा है। देखिए आपका दो लीनियर इक्वेशन बन रहा है और दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए, और वो दो इक्वेशन हमारे पास है। तो पहले इक्वेशन से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? 3s - 18 कितना होता है? -12। तो पहले इक्वेशन से ये r की वैल्यू आएगी। तो इस r की वैल्यू को आपको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना होता है। -12 + 6 = 2s + 12। तो यहां से s कितना आ गया? -6 प्लस ये 18 हो जाएगा। तो श्याम का क्या कह रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो श्याम का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 18 ईयर्स। तो श्याम का जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो गया? 18 ईयर्स हो गया। ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। A is 3 years younger than C. A is 3 years younger than C, but 1 year older than D. But 1 year older than D. D is 1 year older than B. D is 1 year older than B, but 4 year younger than C. And C is 15 year old. C कितना है? 15 year old. तो D यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 - 4। तो D यहाँ से हो जाएगा 11, मतलब D हो जाएगा आपका 11 years old। और D 11 = कितना हो जाएगा? B + 1। तो यहाँ से B आपका कितना आ गया? B आपका आ गया 10 years old। और क्या पूछा है? एज ऑफ B, दैट विल बी आपका हो जाएगा 10 years old। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क लगा दिया। ए मैन इज इंगेज्ड इन द कंडीशन दैट द डे ही वर्क्स विल गेट ₹5। मतलब जिस दिन वो काम करेगा उस दिन उसको ₹5 मिलेंगे। एंड द डे ही डज नॉट वर्क, और जिस दिन वो काम नहीं करेगा ही विल हैव टू पे ए पेनाल्टी ऑफ ₹7। मतलब काम करने पे आपको ₹5 मिलेगा। दिन भर आपने काम किया तो आपको उस काम के लिए ₹5 मिलेगा। और अगर आपने एब्सेंट हुए किसी दिन तो आपसे मैं ₹7 काट लूंगा आपके। ओके, इतना मतलब स्ट्रिक्ट पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगा अगर आप एब्सेंट होंगे तो भाई कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट होना तो नहीं भी चाहेगा, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल कंडीशन में हो। तो चलिए, आफ्टर 20 डेज ही गॉट ₹52। मतलब 20 दिन काम करने के बाद बंदे को मिलता है ₹52। अगर वो एक भी दिन एब्सेंट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है उसको मिलते 20 × 5 ₹100। लेकिन सिंस वो एब्सेंट है तो उसके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगा होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल 20 डेज की बात हो रही है। तो 20 डेज में जितने दिन उसने वर्क किए हैं उसको मैंने एज्यूम कर लिया एक्स।
वर्किंग डे, जितनी वर्किंग डे था वो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। तो 20 माइनस एक्स क्या होगा? नॉन वर्किंग डे, नॉन वर्किंग डे होगा, जिस दिन वो काम नहीं किया होगा। ओके, तो चलिए अब क्या कह रहा है कि 5 इंटू एक्स, क्योंकि जितने दिन काम किया है उसको उसके लिए मिलेंगे 5 रुपए। तो 5 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज माइनस जितने दिन वो एबसेंट रहा है उतने दिन के लिए 7 रुपया उसको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो 20 - x इक्वल टू 52 रुपीज। तो 5x - 140 प्लस 7x इक्वल टू 52। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 12x इक्वल टू आएगा 192। तो x कितना आ जाएगा? 12 × 12, 12 × 6 = 72। तो x आ जाएगा 17, मतलब उसके जो टोटल वर्किंग डेज था वो हो गया 16 डेज, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हम एल्जेब्रा में ही एक सेकेंड पोर्शन शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इस पे स्टार मार्क लगाना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलिए, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द algebraic एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, वे एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में ए को आपने जीरो क्यों नहीं माना? आपने क्यों बोला कि ए जीरो नहीं होना चाहिए? चलिए मैं ए को जीरो पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा? 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 0x² क्या होगा? जीरो इंटू एनीथिंग विल बी बिकम्स जीरो। जीरो को किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। तो ये जो इक्वेशन था वो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। और आपको पता है कि बी एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे ही आप जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है, मतलब उसको अगर उसकी कोफिशिएंट को आपने जीरो बना दिया तो इक्वेशन पे फर्क पड़ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बजाय वो बन जाएगा लीनियर। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए हम कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल को हम जीरो नहीं ले सकते हैं। When any expression is equated to zero is known as equation। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट मतलब उसको इक्वल करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन। देखिए, इक्वेट करने के बाद क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि जीरोस का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन की बात करें, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब रूट्स, वहां भी रूट्स मतलब वो एक्स की वैल्यू जिस पे क्या हो जाए, लीनियर इक्वेशन जीरो हो जाए। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? -c, और आपका x इक्वल टू आ जाएगा -c/b। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है -c/b, x की इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो मतलब लीनियर इक्वेशन का भी क्या है? ये एक जीरो है, जीरोज है। ठीक, सिमिलरली आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। आपके क्यूबिक इक्वेशन में भी जीरोज होते हैं, मतलब वो x की वैल्यू फॉर ऑल x इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन बिकम जीरो, सो वो x की वैल्यू क्या कहलाएंगी? हमारी जीरोज कहलाएंगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अलजेब्रा में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं? नेचर ऑफ रूट।
हमारा ये जो इक्वेशन होता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, ये कैपिटल आर डिनोट करता है रियल नंबर। एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, आपका ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको मैंने इसका रीजन क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आपने ए को जैसे जीरो आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जीरो इंटू एनी थिंग विल बिकम जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मतलब फाइनली मैं इस इक्वेशन को बोल सकता हूँ ये एक लीनियर इक्वेशन इन एक्स बन जाएगा। तो हम ए को इसीलिए जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो टू होती है, लेकिन इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, वन। इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन x है। अब ये x के किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू माइनस सी बाई बी पे ये लीनियर इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन। और देखिए ये हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड, या आप जो मर्जी वो बोलिए, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ओके। अब देखिए इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बिहाफ के हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि रूट्स कितने तरह के होते हैं। ओके। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं केस, तीन केस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि तीन केसेस होते हैं कि जब रूट्स रियल हों आपके, फिर रूट्स आपके इक्वल हों, और रूट्स क्या हों आपके, इमेजिनरी हों। ओके। सबसे पहला केस क्या है, वेन डी ग्रेटर देन जीरो। अब डी क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रीमिनेंट, डिस्क्रीमिनेंट, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मतलब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन टू ए। आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया। जो रूट के अंदर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में जो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बतलाएगा कि कौन सा रूट, रूट का टाइप क्या है। मतलब रूट रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, ये रूट की अंदर वाली क्वांटिटी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट आपको बताने में हेल्प करेगा। अगर डी, अगर सपोज यहाँ कीजिए कि डी अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू हुई, आर प्लस हुआ, मतलब डी अगर आर प्लस हुआ, अगर डी आपका आर प्लस हुआ, मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हुआ, केस में डी क्या होगा, डी आपका, उस केस में रूट्स क्या होगा, रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स इक्वल नहीं होंगे। देखिए माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, एक रूट ये होगा और एक होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो ये दो एक्स की ये दो वैल्यूज होंगी जिस पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्स की दो वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि x की दो वैल्यूज पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर मैं ग्राफ की मदद से आपको बताना चाहूं तो ये ग्राफ में कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है कि अगर d आपका जीरो से बड़ा हुआ या मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू हुई तो x पे दो दो बार x पे काटेगा, वो क्या करेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसा पैराबोला बनता है। एक अपवर्ड पैराबोला होता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। और ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला।
ये होता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कब होता है? जब ए की वैल्यू निगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला वाली ग्राफ बनती है, और ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो क्या बनती है? अपवर्ड पैराबोला वाली ग्राफ बनता है। ओके, अब देखिए, ठीक, दो ए की दो वैल्यूज है, ए ग्रेटर लेस देन जीरो हुआ डाउनवर्ड पैराबोला, ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड पैराबोला वाली ग्राफ बनेगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें हमने यहाँ पे क्या एज्यूम करके हम चलते हैं कि ए जो है वो मेरा जीरो है, तो ग्राफ जो होगा डी, अगर डी हमारा जीरो से बड़ा होता है और ए भी हमारा जीरो से बड़ा होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बन सकता है, या तो दोनों रूट्स उसके निगेटिव हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की दो वैल्यूज पे क्या हो रहा है कि y जो है वो हमारा जीरो हो रहा है। मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है, तो y जीरो किस वैल्यू पे होगा? x की इन दो वैल्यू पे होगा, और ये दो वैल्यू क्या होंगे? x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक, एक तरीका एक एक ऐसा ही बन सकता है। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक, पहला तो ये हो गया कि दोनों रूट क्या हो गया आपके? निगेटिव हो जाएंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट निगेटिव हो, और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों रूट क्या हो आपके? पॉजिटिव हो। तो जब d ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा जो अगर d ग्रेटर देन जीरो है और हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट दैट इज ए अगर पॉजिटिव होता है तो तीन केस बनता है। सिमिलरली अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो और ए लेस देन जीरो हो जाए तो यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटी बनेगा, दोनों रूट निगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। तो ये तीन केस बनेगा फॉर ए लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड यहाँ पे तीन केस आपका बनेगा जब ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए और डी भी क्या हो जाए आपका? ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया ये पॉसिबिलिटीज। पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ये देखिए क्या है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी प्लस सिक्स क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से के हेल्प से करूं तो ये कितना लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको ना कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? वन है, तो ए कितना हो गया? वन, बी कितना हो गया? माइनस फाइव, सी कितना हो गया? सिक्स। अब देखिए, तो माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac अपॉन टू इंटू वन। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 24 अपॉन टू। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस वन अपॉन टू, दूसरा रूट हो जाएगा 5 माइनस वन अपॉन टू। तो एक रूट थ्री होगा और दूसरा रूट टू होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट ये क्या लिखा हुआ है? ये रूट लिखा हुआ है रूट अंडर 25 माइनस 24, और वो क्या होता है? वो होता है रूट वन की वैल्यू, और रूट वन की वैल्यू वन के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से दो एक्स की दो रूट आएंगी जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दो जीरोज होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, टू एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री। लेकिन क्या हमें ऐसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको, ये एक तरीका है, बिल्कुल तरीका है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में आपको। ये मैंने आपको ये तरीका बताया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से आप कैसे रूट निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं करना है आपको। आप बोलोगे सर फिर बतला क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक की हेल्प से अगर आपको ये रूट निकालना हो तो 2 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो, 2 से 5 सेकेंड में, अगर आपको ट्रिक पता चल जाए तो। बट उसके पहले, ट्रिक बताने के पहले मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा।
क्या कि सम ऑफ रूट, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको कहूं कि x की दो वैल्यूज है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो इसके दोनों दो रूट्स क्या क्या आएंगे, इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर आप इन दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे तो ये -d वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा -2b अपॉन 2a। तो यहां से सम ऑफ रूट कितना आ गया, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका -b अपॉन a। ठीक, अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो -b प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक, माइनस यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट डी प्लस, 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट डी माइनस बी अपॉन 2a इंटू माइनस कॉमन ले लिया मैंने, रूट डी माइनस बी अपॉन 2a। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, -d² रूट रूट डी का स्क्वायर। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ प्लस होगा। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा रूट डी का स्क्वायर मतलब d माइनस b² अपॉन 4a²। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -b² माइनस 4ac माइनस b² अपॉन 4a²। तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा, आपका ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल, नीचे कितना हो जाएगा a, तो ये आपका फाइनली आएगा c/a आएगा। तो सम ऑफ रूट आ गया -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया आपका c/a। ठीक, हमने निकाल दिया सम ऑफ रूट -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, c/a आ गया। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे कि लेट एज्यूम करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c जो है, इसके दो रूट्स हम मान लेते हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, a को आप इधर नीचे लेते आइए तो कितना हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो आपका b/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, c/a। तो c/a की जगह पुट कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा, और आपका b/a की जगह पुट कर दीजिए माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो आप इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इसके रूट्स के फॉर्म में आपको लिखना हो तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। तो हम किसी भी, अगर देखिए अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हो तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है ना -5, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -b/a। तो माइनस ऑफ -5/a इक्वल टू 5। तो जो इसके दो रूट्स होंगे ना अल्फा और बीटा, मान लीजिए अल्फा और बीटा होंगे, तो उसका सम कितना होना चाहिए, उसका सम होना चाहिए 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a 6 हो जाएगा। तो मैं दो वैल्यू अल्फा और बीटा कैसे लूं, जैसे
मुझे अल्फा और बीटा ऐसे लेना है, दो वैल्यूज मुझे ऐसे लेना है जिसका सम 5 हो और जिसका प्रोडक्ट कितना हो 6 हो, तो वो मैं लूंगा 2 और 3। तो आपने देखा कि आपने डायरेक्ट दो रूट्स निकाल लिया, और अभी जो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हेल्प लेके जो हमने इस क्वेश्चन के जो रूट्स निकाले थे वो कितना कैलकुलेटिव था, लेकिन अब आप कितना इजीली रूट्स निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये माइनस, ये जो लिखा हुआ है ना -5, ये होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। नेचर ऑफ रूट में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड केस, जहां पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला में अगर आप b² माइनस 4ac की जगह 0 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, -b प्लस √d अपॉन 2a, फिर एक रूट ये हो गया और हो गया -b माइनस √d अपॉन 2a। d की जगह 0 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -b अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी कितना हो जाएगा, -b अपॉन 2a। अरे ये क्या, इसके दोनों रूट्स इक्वल हो गए, सेम हो गए, मतलब दोनों रूट्स इसके सेम दिख रहे हैं ना, -b अपॉन 2a, और ये भी दिख रहा है मुझे -b अपॉन 2a। इसीलिए कहते हैं रूट्स आर रियल। रूट्स क्या है, रियल होने चाहिए, और आपका कोइंसिडेंट होना चाहिए, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होना चाहिए, टू रियल। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब कुछ बच्चों का डाउट इसमें क्या आता है कि सर इसको हम दो रियल रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सपोज कीजिए मैंने ए को एज्यूम कर लिया कि ग्रेटर देन ए है, 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 है, तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। और टच करने का मतलब क्या हो गया, टच करने का मतलब कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू के लिए हमारा जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होगा, 0। सिर्फ एक वैल्यू पे हमारा ग्राफ क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब आप में से कई बच्चों की ये डाउट है, सर अगर सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके दो रूट्स क्यों होंगे, इसके एक रूट्स होने चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ ये एक वैल्यू पे 0 हो रहा है, दैट इज -b अपॉन 2a पे, ये -b अपॉन 2a है, और इस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो ये x की दो वैल्यूज पे 0 होगा, और वो दोनों वैल्यूज इक्वल है, इसीलिए हम बोलते हैं टू रियल रूट्स। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें दो वैल्यूज पे क्या हो, वो 0 हो। हाँ, दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकती हैं वो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि सर वो एक x पे 0 हो रहा है, एक x पे 0 हो रहा है, लेकिन उसके रूट्स अभी भी दो होंगे, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसकी पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, कि अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, तो तीन केस बनेगा अगेन, कि रूट्स उसका क्या हो जाए, दोनों इक्वल रूट्स हो जाए और निगेटिव हो जाए, या दोनों रूट्स उसके क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों रूट्स क्या हो, पॉजिटिव हो। सिमिलरली अगर मेरा a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, तो वही तीन केस बनेगा, बस डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड, ऐसे बनेगा। तो ये तीन केस आपका फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0 के लिए तीन केस। सिमिलरली तीन केस आपके तब आएंगे जब a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तीन केस तब मिलेंगे आपको जब a ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0 होगा। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत सिंपल होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं और इक्वल भी हैं,
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसे बनता है, एक्स माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे थे, माइनस बी बाई ए। तो इसके रूट्स, सॉरी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेगा, इक्वल टू जीरो। मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब अगर इसके दो रूट्स रियल हैं, तो मतलब ये इस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर। मतलब ये एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, एक्स इक्वल टू सिक्स। ये सिर्फ एक्स इक्वल टू सिक्स के लिए क्या होगा, जीरो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी किसी एक्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो नहीं होगा। तो इसके ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये होगा एक्स इक्वल टू सिक्स। चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, केस नंबर 3। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना कैसे हो जाए, रूट्स क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाए। लेसन क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए आपका, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए आपका, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। मतलब डी लेस देन जीरो हो जाए। मतलब श्रीधराचार्य में फॉर्मूला में ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा हुआ है, ये अगर निगेटिव हो गया, मतलब जीरो से छोटा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव होना, निगेटिव होना। तो उस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। उसके दो रूट्स होंगे लेकिन वो इमेजिनरी होंगे। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में बताता हूं बनाकर आपको। अगर मान लीजिए ए को मैंने ग्रेटर देन जीरो लिया और डी मेरा लेस देन जीरो है, ठीक ठीक। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, वो हवा में ऐसे ही चला जाएगा ये, ठीक। एक ग्राफ ऐसे ही बन सकता है। सिमिलरली अगर ए ग्रेटर, सॉरी, ए लेस देन जीरो हो और डी भी लेस देन जीरो हो, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, इमेजिनरी बनेगा आपका ग्राफ। सॉरी, मतलब ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और एक बात आपको मैं हमेशा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इन केस ऑफ इमेजिनरी रूट्स, जब कभी भी आपको लगे कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है, तो जो इमेजिनरी रूट होंगे ना, इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इन द पेयर। ये ऑब्जर्वेशन का गेम है कि आपका इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में बनता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हैं, तो उस केस में आपके क्वेश्चन को इजी बना देगा ये एक नोट, क्या, कि अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा रूट होगा इमेजिनरी रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होगा p माइनस आयोटा क्यू, दूसरा रूट, ठीक। और ये आयोटा मतलब क्या होता है, आयोटा मतलब रूट अंडर माइनस वन, ओके। देन द अदर रूट मस्ट बी p माइनस आयोटा क्यू। तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा रूट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑलरेडी आप लिख सकते हैं p माइनस आयोटा क्यू। तो अगर एक रूट भी आपको मालूम चल गया ना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके दोनों रूट्स क्या हो, इमेजिनरी, तो आपका दूसरा रूट भी आपको पता चल जाएगा, सिर्फ p माइनस आयोटा क्यू करना है। और ये पेयर में आता है, मतलब ऐसा आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा जिसके एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो। या तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा या दोनों रूट रियल होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी भी आपको जो मैंने एक ट्रिक बताया था ना कि ये होता है सम ऑफ रूट, मतलब सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। तो अल्फा सम ऑफ रूट कितना आ गया, 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 9। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बतलाया था,
कि इस ट्रिक की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होना चाहिए जब आपके एप्लीकेबल होगा जब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इमेजिनरी रूट्स के लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको ये एंश्योर करना है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। It is very important. It is very important to ensure that the roots of the quadratic equation must be real. Then only you have to apply this trick, this particular trick. चलिए, तो सबसे पहले इसके हम d देखते हैं। तो d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो साफ साफ दिख रहा है 25 माइनस 36 माइनस 11, मतलब d आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। मतलब इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। अब देखिए इमेजिनरी होंगे तो डी कितना आया था? -11। तो एक होगा -5 प्लस √-11 अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा -5 माइनस अपॉन 2a। मतलब ये हो गया p प्लस आयोटा क्यू, और ये हो गया p माइनस आयोटा क्यू। अब लोग सर आयोटा क्यू क्यों लिख रहे हैं? p क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका p प्लस आयोटा क्यू में आपका p और q दोनों क्या है? दोनों रियल नंबर हैं। ये आपके रियल नंबर होने चाहिए। और p प्लस आयोटा क्यू कंबाइन करके क्या होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर, आप बोलो सर p और q आपके रियल हो गए, तो p प्लस आयोटा क्यू इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि आयोटा का मतलब मैंने बतलाया था √-1। तो √-1, तो आयोटा की वजह से ये क्या हो जा रहा है? इमेजिनरी। तो p प्लस √-1 इंटू √11। देखिए √-11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √-1 इंटू √11। आपको पता होना चाहिए कि √a इंटू √b को मैं लिख सकता हूँ √√ab। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा? p मतलब 5 प्लस आयोटा इंटू √11/2। ओके, तो p आपका क्या हो गया? p हो गया 5, सॉरी p 5 नहीं होगा, 1 मिनट 1 मिनट। तो यहाँ से एक्चुअली क्या होगा आपका? इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 प्लस आयोटा इंटू √11/2। तो ये कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। p मतलब 5/2 और q मतलब आपका हो जाएगा √11/2 हो जाएगा। तो p प्लस आयोटा q। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप इसको ऐसे ले सकता हूँ 5/2 माइनस आपका आयोटा √11/2। तो p हो जाएगा 5/2 और q हो जाएगा √11/2, p माइनस आयोटा q।